18 अप्रैल 1912 अमेरिका के न्यूयॉर्क में रात के लगभग 9:30 बजे का समय था। घनघोर बारिश के बीच करीब 40,000 लोग किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, यह वो काली रात थी जब न्यूयॉर्क में दर्द का सैलाब आने वाला था। 3 दिनों से लोग एक जहाज का इंतजार कर रहे थे जिसका नाम था कारपेथिया। ये जहाज अपने साथ एक ऐसी दर्दनाक कहानी लेकर लौटा था जिसको सुनकर आज भी लोगों का दिल दहल जाता है। दोस्तों, एक ऐसा जहाज जिसे कभी न डूबने वाला माना जाता था, RMS टाइटैनिक, जिसने सैकड़ों जिंदगियों को समुद्र में समा दिया। और कारपेथिया में सवार थे वो चुनिंदा लोग जिन्होंने टाइटैनिक के रौद्र रूप को अपनी आंखों से देखा था। दोस्तों, 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक अपने पहली यात्रा पर ब्रिटेन के साउथम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकलने वाला था, तब वहाँ का माहौल कुछ और ही था। लोग टाइटैनिक के बारे में इतना सुन चुके थे कि उसकी विशालता और सुंदरता को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी, और इतनी भीड़ का आना भी स्वाभाविक था। यह ऐसा था जैसे टाइटैनिक एक चलता फिरता लग्जरी होटल हो जिसमें हर संभव सुविधा उपलब्ध थी, और इसकी सेफ्टी भी इसे और खास बनाती थी। दोस्तों, उस समय टाइटैनिक को दुनिया का सबसे बड़ा, सुरक्षित और मजबूत जहाज माना जाता था। इसे कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि इसे कभी भी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। टाइटैनिक के डबल बॉटम हॉल के कारण अगर उसका निचला हिस्सा किसी टक्कर से टूट भी जाए तो उसका दूसरा हॉल जहाज को सुरक्षित रखता और डूबने से बचा लेता। वहीं इसका दूसरा सेफ्टी फीचर इसे और भी सुरक्षित बनाता था, क्योंकि दोस्तों टाइटैनिक को 16 वाटर टाइट कंपोनेंट से बनाया गया था। दोस्तों, इस जहाज के कप्तान थे 62 वर्षीय एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो एक अनुभवी कप्तान थे। ऐसा माना जाता है कि ये उनका आखिरी सफर था। इसके बाद वो रिटायर होने वाले थे। टाइटैनिक पर लगभग 2240 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। दोस्तों, आमतौर पर साउथम्पटन से न्यूयॉर्क जाने में 7 से 8 दिन का समय लगता था, लेकिन टाइटैनिक को उस समय का सबसे तेज चलने वाला जहाज माना जाता था, और व्हाइट स्टार लाइन कंपनी चाहती थी कि यह जहाज 6 दिनों में ही न्यूयॉर्क पहुंच जाए, ताकि टाइटैनिक अपने भव्यता और विशालता के साथ साथ अपनी गति के कारण भी सुर्खियों में आ जाए। इसी कारण की वजह से कंपनी ने कैप्टन स्मिथ को जहाज को फुल स्पीड में चलाने के निर्देश दिए थे। दोस्तों, टाइटैनिक को बने हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, और इसकी सेफ्टी टेस्ट के साथ ट्रायल्स भी पूरी तरह से नहीं हुए थे। इसके बावजूद टाइटैनिक एक लंबी यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा था, और आखिर में वो दिन आ ही गया। दोस्तों, 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले ऐतिहासिक सफर के लिए रवाना हुआ। दोस्तों, कैप्टन स्मिथ अच्छे से जानते थे कि समुद्र में आइसबर्ग की संख्या बहुत अधिक होती है, इसीलिए कैप्टन स्मिथ ने खतरे को भांपते हुए सीधे रास्ते को छोड़कर थोड़ा लंबा समय चुना जिसमें आइसबर्ग के टकराने की संभावना बहुत कम थी। दोस्तों, उस समय जहाजों में आइसबर्ग जैसी रुकावटों को देखने के लिए उन्नत तकनीक उपलब्ध नहीं थी। इसी वजह से जहाज के सामने की ऊंचाई पर लुक आउट पॉइंट होता था, जहां पर 2 लोग खड़े होकर दूरबीन से दूर से आने वाले खतरों को ही देखते थे। दोस्तों, जब टाइटैनिक ने अपनी आधी यात्रा पूरी कर ली थी, तब उसे कोरोना नामक जहाज से आइसबर्ग के बारे में पहली चेतावनी मिली। ये आइसबर्ग टाइटैनिक से 1 दिन की दूरी पर स्थित था। टाइटैनिक पर सीनियर ऑफिसर जैक फिलिप्स वायरलेस रेडियो सिस्टम को चला रहे थे और अन्य जहाजों के संपर्क में थे। 14 अप्रैल की दोपहर को टाइटैनिक को आइसबर्ग की दूसरी चेतावनी मिली, जिसकी जानकारी जहाज के कप्तान को दी गई, और टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रूस भी जहाज पर मौजूद थे। जब कैप्टन स्मिथ ने जहाज के मालिक को आइसबर्ग की चेतावनी के बारे में बताया तो जोसेफ ब्रूस ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया था। उनका मानना था कि समुद्र में आइसबर्ग का मिलना एक समान बात है,
क्योंकि ब्रूस नहीं चाहता था कि इन रुकावटों की वजह से जहाज की स्पीड कम हो और अपने निर्धारित समय में देर से पहुंचे। इसके बाद टाइटैनिक को आइसबर्ग की 5 और चेतावनियां मिली, जिसमें आखिरी चेतावनी कैलिफोर्निया जहाज से मिली थी। रात का समय था और दुर्भाग्य से उस रात आसमान में चांद भी नहीं निकला था और क्रूज में बैठे लोगों के पास दूरबीन भी नहीं थी और ठंडी हवाएं उनके आंखों में आकर लड़ रही थी, जिसकी वजह से उनकी आंखें दूर का खतरा देखने में असमर्थ थी। दोस्तों, टाइटैनिक अपने फुल स्पीड में यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था और आइसबर्ग उससे केवल 2 घंटे की दूरी पर था। घने काले अंधेरे में समुद्र की लहरों को चीरते हुए टाइटैनिक आगे बढ़ता जा रहा था, बिना इस बात की परवाह किए कि जिस रास्ते में वो चल रहा है उसके सामने एक बड़ी बर्फ की चट्टान मौजूद है। दोस्तों, रात के 11:39 में क्रूज में तैनात फ्रीडरिक फील्ड की नजर एक आइसबर्ग पर पड़ी। उसने बिना किसी देरी के तुरंत 3 बार घंटी बजाई और ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर को फोन करके बताया कि सामने आइसबर्ग है और जल्दी से जहाज को लेफ्ट साइड में मोड़ो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जहाज की स्पीड इतना तेज थी कि इतने कम समय में जहाज के रिवर्स इंजन को चालू करने के बावजूद भी इसे रोक पाना असंभव था। साथ ही टाइटैनिक इतना बड़ा था कि उसे अचानक मोड़ पाना भी असंभव था। लेकिन जहाज का रास्ता काफी हद तक मोड़ने के बावजूद भी रात 11:40 में टाइटैनिक का आगे का राइट वाला हिस्सा बर्फ की चट्टान से टकरा गया। यह टकराव इतना जोर से हुआ था कि जहाज पर मौजूद सभी यात्रियों को हिलाकर रख दिया था और टाइटैनिक का डबल बॉटम हॉल किसी काम नहीं आया, क्योंकि आइसबर्ग से हुआ इम्पैक्ट जहाज के साइड में हुआ था, जहां सिर्फ एक ही लेयर मौजूद थी। जब कैप्टन स्मिथ ने जहाज के नुकसान को देखने गए तो वो पाए कि जहाज के 6 कंपार्ट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके थे और उनमें तेजी से पानी भर रहा था। ये देखकर कैप्टन हैरान रह गए, क्योंकि जहाज सिर्फ 4 कंपार्टमेंट के भरने तक ही तैर सकता था, लेकिन 6 कंपार्टमेंट में पानी भरने का मतलब था कि अब जहाज डूबने वाला था। तभी स्थिति को देखते हुए कैप्टन स्मिथ ने लाइफ बोट को समुद्र में उतारने का आदेश दिया, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय केवल 20 लाइफ बोट ही मौजूद थी, जिसमें प्रत्येक लाइफ बोट की क्षमता सिर्फ 60 लोगों की थी, जिसमें सिर्फ लगभग 1300 लोगों को ही बचाया जा सकता था, जबकि जहाज पर 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इसी दौरान टाइटैनिक का सिग्नल पास में मौजूद एक जहाज कारपेथिया तक पहुंचा था। रात के 12:30 बजे कारपेथिया से संदेश आया था कि वो टाइटैनिक पर मौजूद लोगों को बचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कारपेथिया टाइटैनिक से भी 107 किलोमीटर दूर था, जो अपनी पूरी रफ्तार से चलने के बावजूद भी कारपेथिया को टाइटैनिक तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे का समय लगने वाला था। 1:25 में आखिरी लाइफ बोट को जहाज से उतारा गया। उसके बावजूद भी 1500 से ज्यादा लोग अभी जहाज में मौजूद थे, लेकिन कोई भी जहाज उनकी मदद के लिए वहां नहीं पहुंचा, क्योंकि दूर दूर तक आसपास कोई जहाज मौजूद ही नहीं था। लेकिन जैक फिलीपींस अपने जान की परवाह किए बिना उनकी मदद करने आ रही इकलौती शिप कारपेथिया से संपर्क बनाए थे, लेकिन जैसे ही जहाज का अगला हिस्सा पानी में समाया तो शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे जहाज पर अंधेरा छा गया और जहाज का पिछला हिस्सा पूरी तरह से आसमान में खड़ा हो गया, जिसकी वजह से उस जहाज में इतना ज्यादा दबाव हो गया कि टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और रात 2:20 पर RMS टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया और जो 1500 से ज्यादा लोग जहाज में बचे थे, उनमें कुछ जहाज के साथ पानी में डूब गए, तो वहीं कुछ लोगों को समुद्र के बेहद ठंडे पानी ने अपने चपेट में ले लिया। टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद जब कारपेथिया जहाज बचे हुए लोगों को बचाने के लिए पहुंचा तो केवल 706 लोग इस भयंकर हादसे में जिंदा बच पाए थे। इन्हीं का इंतजार 40,000 लोग कर रहे थे। दोस्तों, टाइटैनिक के इस भयंकर हादसे के बाद एक सवाल लोगों के दिमाग में गूंज रहा था
कि आखिर जिस जहाज को कभी न डूबने वाला बताया गया था वो आखिर कैसे डूब गया। दोस्तों, जब टाइटैनिक का निर्माण किया गया था तो उसके तले को मजबूती देने के लिए जिन रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया था वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की थी, जबकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है। इसी कारण की वजह से टाइटैनिक की बॉडी पर जब आइसबर्ग टकराया तो उसी जगह की रिवेट्स प्रेशर की वजह से खुल गई और आपस में जुड़ी प्लेट्स खिसकती गई, जहां से पानी अंदर घुस पाया। और इसके अलावा टाइटैनिक बेस यानी निचले हिस्से में आग भी लगी हुई थी। ये आग टाइटैनिक के समुद्र में यात्रा करने से पहले ही लगी थी। इसका सबूत है टाइटैनिक की यात्रा से पहले ली गई तस्वीरें, जिसमें साफ पता चलता है कि टाइटैनिक के निचले हिस्से में आग लगी हुई थी। दोस्तों, उस आग ने टाइटैनिक के 70% हिस्से को कमजोर कर दिया था और बदकिस्मती से आइसबर्ग भी उसी जगह टकराया था जो जगह पहले से ही कमजोर हो चुकी थी। दोस्तों, इन्हीं दोनों कारणों की वजह से टाइटैनिक जहाज में आसानी से छेद हो गया और कभी न डूबने वाला जहाज अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया। और आज भी टाइटैनिक का मलबा समुद्र की गहराइयों में वातावरण से लड़ते हुए अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।